नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। औरंगाबाद में एक घटना होती है। 16 मजदूर ट्रेन के नीचे आकर कट जाते हैं, लेकिन किसी को भी कोई परवाह नहीं होती। परवाह तब होती है जब संवेदनाओं के मैसेज वायरल होना शुरू होते हैं। लेकिन उससे ठीक पहले किसी को भी ये मतलब नहीं रहता है कि मजदूर पैदल जा रहे हैं, उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही है या नहीं हो रही है। सरकार का ध्यान बस इस बात पे रहता है कि आरोग्य सेतु ऐप सबके मोबाइल में होना चाहिए। हिंदुस्तान में सभी लोगों के पास जब खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं होती है, तो स्मार्टफ़ोन और डेटा का खर्चा कहाँ से आएगा? लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर आरोग्य सेतु ऐप नहीं होने पर फाइन का भी प्रावधान लगाया गया है। इसके अलावा जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ाई कर रही है, उसका वैक्सीन खोज रही है, तब हम लोग उसका धर्म खोज रहे हैं। हम लोग ये खोजना चाह रहे हैं कि दरअसल कोरोना वायरस हिंदुस्तान में हिंदू है या मुसलमान। जिस तरीके से सरकार को कोरोना वायरस से लड़ना चाहिए था, सरकार ने उस तरीके से तैयारी नहीं की और उससे लड़ाई नहीं की। बल्कि उसने सिर्फ उसकी आड़ में एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर दिया। डॉक्टरों को पीपीई किट देने के बजाय उन्होंने सिर्फ थालियाँ बजवाई और दिए जलाए। जबकि जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी, सबसे ज़रूरी इक्विपमेंट था, पीपीई वो उन्हें प्रोवाइड नहीं किया गया, जिसको लेकर अलग-अलग जगह पर डॉक्टरों ने प्रदर्शन भी किए। पटियाला के एक हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने प्रदर्शन इसी बात पे किया क्योंकि उन्हें पीपीई किट और ज़रूरी इक्विपमेंट्स नहीं मिल रहे थे। इसी बीच कई एक्टिविस्ट जो एंटी सीएए, एंटी एनआरसी प्रोटेस्ट में थे, उनके ऊपर यूएपीए एक्ट भी लगा दिया गया है और उसमें से एक एक्टिविस्ट जो सफूरा जरगर उनका नाम है, वो जब उनकी प्रेगनेंसी के बारे में लोगों को पता चला, तो सोशल मीडिया पर कई तरह के अभद्र और गंदे कमेंट मिले। अब इन्हीं सारी चीज़ों पर बात स्वागत है आपका सर डेमोक्रेटिक चरखा लाइव पर। आमिर के साथ कुछ कनेक्शंस प्रॉब्लम हो रही है, शी विल जॉइन अस बैक अगेन। इन द मीन टाइम सर, अभी ऑडियंस को हमने देश में चल रहे कोरोना के करंट सिचुएशन के बारे में बताया, कि इंट्रोडक्शन दिया है कि कैसे देश ने कोरोना को एक इवेंट बना दिया है। और उसके अराउंड हमारे लिए एक पहला क्वेश्चन था जो आपके तरफ हम लोग पुट फॉरवर्ड करना चाहते थे कि इन दिस सिचुएशन ऑफ कोरोना, व्हेन वी सी आवर गवर्नमेंट, जब हम लोग सरकार का अप्रोच देखते हैं कि मजदूरों से लेकर एनआरआईज तक को टू गेट बैक टू स्पेस ऑफ सेफ्टी, द गवर्नमेंट तुरंत कार्रवाई नहीं कर पाई, दे वर नॉट एबल टू एक्ट क्विकली। And इसको लेकर where do you feel we lacked, where was planning lacking, and where could have we been better as a country, as a planned group of collective democratic citizens? So anyway, सबसे पहले धन्यवाद आपको मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। ये कोविड जिस तरीके से हम इसको डील कर रहे हैं, ये हमारी जो खोखलापन है, या मैं समझता हूँ समाज के तौर पे भी, या फिर हमारी गवर्नेंस जो मॉडल है उसके रिलेशन में भी जो हॉलोनेस है, जो हम लोग एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लेंस के थ्रू पूरी गवर्नेंस को जिस तरीके से देखते हैं और उसी के सारी पॉलिसीज बनाते भी हैं, और वो लेंस बदलता रहता है। कभी वो कम्युनल हो जाता है, कभी वो रिच हो जाता है, कभी एक अल्ट्रा हिंदू नेशनलिस्ट काइंड ऑफ लेंस हो जाता है। और उस नजरिए से जब देखते हैं तो बाकी सब लोग जो है एक दुश्मन नजर आते हैं, जो हमारी पॉलिसीज को, हम जहां पहुंचना चाहते हैं, हम जिस चीज को जीतना चाहता है
उसको किसी तरीके से हराने में लगे हुए हैं बाकी लोग, इस तरीके से आते हैं क्योंकि हमारी लेंस उस तरीके से, वो लेंस हमने पहना हुआ है जिसके कारण ये कोविड की पॉलिसीज आप स्टार्टिंग से लेकर देखेंगे तो हमने एक जी। चश्मा पहना हुआ था, वो था एक टिपिकल मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लेंस, जिसके थ्रू हमने सोचा है कि हाँ ठीक है, 1 महीना ही सही, अगर किसी को घर पे बिठाने के लिए बोलेंगे तो वो घर पे बैठ जाएंगे और उनको कोई खाने की दिक्कत नहीं आएगी। अगर जब एक प्रधानमंत्री आके कहते हैं कि आप सब लोग अपनी बालकनी से ये करिए, तो वो लेंस सामने आता है जिसमें कि सारे घरों में एक बालकनी है, सब लोग जो अपार्टमेंट में रहते हैं और उन लोग बाहर जाके दिया जला सकता है, ताली बजा सकता है। मुझे वो जेस्चर जी। से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वो जेस्चर से, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल था, तो कुछ जेस्चर्स होते रहे, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर एक लेंस जो है वो आपके सामने आ जाता है, दैट इज आई थिंक इज लिटिल मोर डेंजरस बिकॉज दैट एक्सपोजेस हम जिस तरीके से, हमारे नजरिया जिस तरीके से है। सिर्फ वहां के नहीं है, उसके बाद हमने क्या डिसाइड किया, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, अभी तो खैर सब लोगों के सामने है बहुत सारी चीजें, पर मैं ऑलमोस्ट मार्च लास्ट वीक से ही बहुत बार इसके बारे में कह रहा था और लोग मुझसे सहमत भी नहीं हो रहे थे, काफी लोग, कि जिन लोगों, जैसे आपका हक है अपने घर पे बैठ के ये चीज करने की या सुनने की, मेरा हक है मैं अपने घर पे बैठ के ये चीज करने की, यही हक हर एक नागरिक का है इस देश का, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी तबके का हो। पर हमने 4 घंटे का वार्निंग में जब एक डिसीजन लिया कि कोई घर वापस नहीं जाएगा, तब इफेक्टिवली हमने एक डिसीजन ये लिया है कि हाँ ठीक है, इसमें वो हक, अपने घर जाने का हक जो है, ये कुछ लोगों का लिए है, बाकी किसी का है नहीं। और तब से मैं लिख रहा हूँ कि आप ह्यूमैनिटेरियन छोड़ दीजिए, आप ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न छोड़ दीजिए, ठीक है, उनको हक है वापस जाने का, माइग्रेंट वर्कर्स जो पूरा, कम से कम इस दौरान जो है, 2 तरीके के वर्कर्स है, एक तो जो माइग्रेंट वर्कर्स जो परमानेंटली आके कोई फैक्ट्रीज में काम करते हैं, और दूसरी तरीके के जो टेम्पररी वर्कर्स जो कंस्ट्रक्शन काम के लिए, ब्रिकल का काम के लिए, डोमेस्टिक वर्कर्स के काम के लिए, ये टेम्पररी के लिए आते हैं और फिर राबी हार्वेस्टिंग सीजन के दौरान वापस चले जाते हैं। तो ये एक मेजर पॉपुलेशन है, करोड़ों में पॉपुलेशन है, जिसको आपने एक पॉलिसी डिसीजन में कंसिडर तक नहीं किया। मतलब ये भी बात सच होगी कि कभी हम कंसिडर नहीं करते थे, इस डिसीजन ने उसको एक्सपोज किया कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग में वो कभी था ही नहीं, वो आया। और उस टाइम से उनकी फंडामेंटल राइट्स की बात छोड़ दीजिए कि उनको जाने का हक है, अपने घर जाने का हक है तो है, और सरकार का काम है कि उसको किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाए कि वो अच्छे से घर जा पाए, उनको डिसीज ना हो, किस हो। उसके जगह पे सरकार ने डिसाइड किया नहीं, अपने घर पे रहेंगे क्योंकि आप स्प्रेड कर सकते हैं, यू कैन स्प्रेड, आप बाकी जगहों पे जाके इस बीमारी को फैला सकते हैं, इसलिए आप वापस जहां पे है वहीं रहिए। पर बात यह है कि हमने कहाँ पे रहने के लिए उनको बोला, हमने उनको रहने के लिए बोला जहां पे जो डिस्ट्रिक्ट्स, जो उसी टाइम भी उस मार्च में ही हमें पता था कि जो डिस्ट्रिक्ट जहां पे ज्यादा केसेस सामने आ रहे थे, जैसे अहमदाबाद हो, सूरत हो, मुंबई हो, केरला हो, दिल्ली हो, उस दौरान जहां पे भी ज्यादा डिसीज आ रहे थे, हम वहीं पे उनको बोला कि आप वहीं पे रहिए। और किस कंडीशन में रहते हैं आप, अगर कोई एक कंस्ट्रक्शन साइट गए होंगे तो आप देखते हैं जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो वहाँ के टिन शेड्स में रहते हैं, उनको ये नहीं बोला है कि हमने कुछ अपने बड़े बंगला में जाके रहो, वो टिन शेड में रहते हैं और हमने उनको वहीं भेज दिया। टॉयलेट स्पेस शेयर करते हैं, कम से कम 2 टॉयलेट है जो 50 लोगों के लिए यूज करते हैं। ऐसे जगहों पे जहाँ पे उनकी स्प्रेड, मतलब उनको इन्फेक्शन खुद होने का चांसेस बहुत ज्यादा था, हमने उनको वहां पे वापस भेज दिया। और 2 कंडीशन होते थे, एक डिसीजन मेकिंग में हम सोच सकते थे कि उनमें से किसी को भी इन्फेक्शन नहीं था या उनमें से कुछ लोगों को इन्फेक्शन था। अगर उनमें से किसी को भी इन्फेक्शन नहीं था तो हमें उनको वापस भेजने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रहे उससे बेहतर है कि अपने घर में जाकर रहे और किसी को ज्यादा फैलाएगा भी नहीं। अगर मान लीजिए हमने ये मान के चला कि उनमें से कुछ को है, कुछ लोगों को उनमें से है, तब हमारी डर ये हो जाता है ठीक है अब दूसरी वापस अपने गाँव जाएंगे तो गाँव में भी फैलाएगा। पर ये चीज भूल गए, अगर उनमें से कुछ लोगों को है और हमें पता नहीं है कि किसको है किसको नहीं है, तो उनको वापस ये जो कंजेस्टेड लिविंग स्पेस, जिस तरीके का जो स्पेस है जहाँ पे रहते हैं, शेल्टर होम, रिलीफ कैंप, जो भी आप कहें, या अपनी जो झुग्गियों में जो रहते हैं, वहां पे उनको वापस भेजेंगे तो वो आपस में कुछ लोगों को है वो और स्प्रेड होके और लोगों के पास हो जाएगा और कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। और उसके बाद कभी ना कभी आपको डिसीजन लेना ही है, ठीक है आप उनको वापस घर भेजेंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है और एक सेकेंडरी सिटीजन के तरह ट्रीट होता ही है
कोई भी, चाहे इंडियंस बाहर जाते हैं या इंडिया के अंदर ही हमारी सिटीजन एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं, तो खाना वगैरह तो मिल जाएगा, पर उसके बाद बोलेगा आवाज मत उठाओ। तुम खाना तुमको मिल रहा है ना, तुमको रहने के लिए मिल रहा है ना, पर आवाज क्यों उठा रहे हो? आवाज नहीं उठाना चाहिए, उतना राइट नहीं है, उतना राइट तो लोकल्स का ही है। तुम्हारा राइट वो नहीं है, क्योंकि तुम्हारा गांव नहीं है ये, तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ पे काम करने के लिए आए हो, काम करो, खाना चाहिए तो खाना लो, और वापस जाने के लिए देंगे तो वापस जाओ। तो उनके एक मेंटल ट्रॉमा भी इस दौरान 1-1.5 महीना जो ट्रॉमा के साथ हम लोग गुजरे होंगे, हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। 2 तरीके से एक महामारी से डील कर सकते हैं, वो कोई भी चीज से, मतलब कोई भी एक डिजास्टर आ पाएंगे, ये मन में कि अपना ही लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ, हमारी सिटीजन, हमारी नागरिक के साथ कुछ बुरा हो रहा है, चाहे कोई भी हो, हर एक नागरिक हमारे नागरिक है, और उनके देखभाल करना सरकार का काम है, हर एक नागरिक। वो एक केयरिंग एटीट्यूड के साथ जब आप डिसाइड करते हो। दूसरी तरीके से है कि ये कोई जंग है जो हमें जीतना है, ठीक है। दूसरे एक एटीट्यूड है, कोरोना एक जंग है, हमें ये जीतना है, और सरकार की जीत या हार की क्राइटेरिया होगी कि इसको कैसे डील किया, मतलब एक एटीट्यूडनल डिफरेंस है। आप देखेंगे जैसे केरला या फिर कोई और स्टेट जिसको एक्चुअली केयर करते हैं, वो जंग की तरफ से ज्यादा वो केयर की तरफ ध्यान देता है कि हमारे लोगों को हमें ध्यान रखना है, उनको हमें बचाना है, उनको हमें केयर करना है, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उस फिलोसफी के साथ, उस आइडियोलॉजिकल उसके साथ करते हैं। दूसरी तरफ देखेंगे कौन जो है जो स्प्रेड करता है उसको पकड़ के अंदर करो, सरकार की जो मेहनत है उस पर पानी कौन डाल रहा है, उसको टारगेट करो, जो पेशेंट होना है उसको क्रिमिनल बना दिया, जिसको खुद बीमारी है उसको क्रिमिनल बना दिया। इफेक्टिवली जब आप क्रिमिनल की तरह उसको बताओगे समाज में, वो क्रिमिनल की तरह बिहेव भी करने लग जाएगा, चाहे कोई भी हो। क्योंकि बाहर छोटे से बच्चे को अगर उसने कुछ तोड़ दिया और उस पर गलती से टूट गया उससे, और उसकी पैर पे कांच लग गई मान लो, पर अगर उस पे उतना पीटेंगे उसको तो दोबारा उसके पैर पे कांच आएगा तो भी वो नहीं बताएगा, जब वो तोड़ेगा तो भी नहीं बताएगा वो, क्योंकि उसको डर है, इतना ज्यादा डर आपने उसके अंदर फैला दिया है। तो क्योंकि हम उनको देख नहीं रहे, हम अपने बच्चे के साथ नहीं करेंगे शायद ऐसे, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं बेटा आना जरूरी है, हमें आपको टेक केयर करना है, ये कोई बात नहीं, टूट गया तो टूट गया, आपकी गलती से हुआ है, पर हमें देखभाल करना है। हम अपने नागरिक से जिस तरीके से वो बाहर आ रहे हैं, और हमने ये चीज स्टार्टिंग में एक कम्युनिटी के साथ करते हुए देखा, और या चाहे मुस्लिम उनको किस तरीके से विलनाइज करने का कोशिश करते हुए देखा, अभी जो है वही विलनाइज। कल मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि लोग इस बात पे ट्रोल कर रहे थे कि वो कौन बेवकूफ थे जो ट्रैक पे सो गए, है ना। बिल्कुल इस लेवल तक आ गए कि वो कौन थे, और सरकार को कैसे पूछ सकते हैं आप, अगर रेलवे ट्रैक पे सो गए तो कोई बैलगाड़ी थोड़ी ना आएगा। मतलब इस तरीके का मैसेजेस मेरे ट्विटर लाइंस पे कितने सारे लोगों ने लिखा है। तो क्योंकि उनको लगता है कि ये कोई इनके कारण सरकार की इमेज जो हमें प्रोटेक्ट करना था, मेजर एक जो सपोर्टर्स की एक ही एम है, वो है कोरोना वगैरह सेकेंडरी है, वो है कि सरकार की इमेज प्रोटेक्ट होना चाहिए, सरकार को किसी भी तरीके से मतलब उनकी आंच नहीं लगना चाहिए, कहीं पे भी उनके कलंक पे किसी तरीके से दाग नहीं लगना चाहिए उनके रेपुटेशन पे। तो जो भी मर के भी सही, अगर कोई मर रहा है तो भी वो ऐसे देखते हैं कि क्यों मरा, तुम मरा क्यों, डिजीज हो रहा है तो तुमको डिजीज क्यों हुआ, क्योंकि तुम लोग सब चाहते हो कि सरकार की तुम्हारी गलती है। इस लेवल तक हो गए। दिल्ली में तो डॉक्टर्स के खिलाफ एक ऑफिशियल ऑर्डर निकला था जिसमें डॉक्टर्स को बोला गया है कि आप एक्सप्लेनेशन दो कि आपको बीमारी हुए कैसे, जब ये प्रोटेक्शन आपको करना, रिटर्न डायरेक्शन था, रिटर्न एक्सप्लेनेशन मांगा डॉक्टर से, जैसे कि वो डॉक्टर्स खुद जाके बीमारी अपने ऊपर लेके आते हैं कोई, मतलब वो इस तरीके से करते हैं। तो इट शोज आवर कोरोना से लड़ने के बजाय सरकार की छवि बचाने पे ज्यादा ध्यान है जो प्रशासनिक लोग हैं उन लोगों का, कि सरकार की छवि बरकरार रहे, अच्छी छवि। देखिए जब हमने इसको फॉर्मुलेट किया इस पॉलिसी को ना, इसको एक जंग की तरफ पोर्ट्रे किया। हम स्टार्टिंग में ही देखोगे इंडिया फाइट्स कोरोना, इंडिया जीतेगा, इंडिया समथिंग लाइक वी आर फाइटिंग अ वॉर। अब जब वॉर को फाइट करेगा तो somebody who is कुछ भी हो, कोई भी वो वार के थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं, वो तुरंत एंटी नेशनल ट्रेटर हो ही जाता है। मतलब किसी भी तरीके का वो नई जान क्यों गवा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हर एक इंसान के देख लीजिएगा जिसका डिजीज बाहर आया है, वो उसी के ऊपर लोगों ने मतलब वो सवाल उठाते हैं। गाजियाबाद में डॉक्टर्स को
सोसाइटी के अंदर आने से मना कर दिया, बिकॉज वी फ्रेम्ड इट लाइक दिस। हमें ये फ्रेम पोजिशनिंग जो है गवर्नेंस की बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम किस पोजीशन से आगे लेके चलते हैं, क्योंकि एवरी सब्सिक्वेंट डिसीजन, उसके बाद जो जो भी हमारी डिसीजंस आते हैं वो हमारी जो ओरिजिनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके बेसिस पे आते हैं। अभी हर एक डिसीजन उस तरीके से है कि हाउ टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट विंस दिस वॉर। गवर्नमेंट हैज टू विन दिस वॉर एट व्हिचएवर कॉस्ट, वो चाहे अंडर रिपोर्टिंग से हो, चाहे टेस्टिंग ना करके हो, चाहे लोगों को ब्लेम करते हो, किसी और को विलन बनाते हुए हो, किसी भी तरीके से, पर सरकार को बचना जरूरी है, सरकार से बचना जरूरी है। जैसा आपने कहा कि जब हम लोग जंग लड़ते हैं तो कोई ना कोई उसमें देशद्रोही हो जाता है जो जंग नहीं चाहता है। तो इस बार क्या देशद्रोही मजदूर हो गए? क्योंकि सवाल उनके रोजी रोजगार का था। जैसा कि आपने बताया कि कई लोग कह रहे थे कि वो रेलवे ट्रैक्स पे क्यों चल रहे थे, रेलवे ट्रैक्स पे क्यों सो रहे थे, क्या जरूरत थी? तो इस पूरे मॉडल में जो भी कोरोना से लड़ने का मॉडल हो, चाहे कोरोना से जंग जीतने का मॉडल हो, इसमें क्या मजदूर हमारे आते ही नहीं है? वो शायद आप जो नहीं थे तब मैं उसी के उनको यही कह रहा था कि हमारी जिस लेंस के थ्रू हमने इसको देखा है वो एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लेंस है, जिसके थ्रू हमने पूरी एक पॉलिसी डिसीजन लिया था। और वो मुझे कई सारे जो प्राइम मिनिस्टर्स के स्पीचेस भी थे, मुझे वो जेस्चर से कोई दिक्कत नहीं है था, बल्कि ताली बजाने का मैं चाहता हूँ कि और आए और इस तरीके से जेस्चर्स कुछ तरीके से करते रहे। जरूरी है, साइकोलॉजिकल वो भी जरूरी है। पर उनकी जो बात थे वो ये था कि ये बालकनी से हर एक बात पे बालकनी आ रहा था, और वो बालकनी आने से थोड़ा सा डर इस बात का लग रहा था क्योंकि जो चश्मा पहना हुआ है वो मिडिल क्लास अपार्टमेंट बेस्ड चश्मा है, जिसमें सब फ्लैट्स में रहते हैं और सबकी एक बालकनी है, और बालकनी में जाके आप क्या क्या कर सकते हैं बस उसी से, क्योंकि शायद इटली में जो हो रहा है। तो ये लेंस के कारण जो डिसीजंस देखेंगे, और बहुत ज्यादा पैटर्नलिस्टिक फीलिंग भी होके करने लग गया। हम जानते हैं कि मजदूर के लिए क्या सही है, आप घर पे रहिए, आप घर जाके क्या करोगे, ऐसा थोड़ा ना है कि वहां पे कुछ तुम्हारे पास नौकरी था, तुम्हारे घर पे ऐसा कौन सी चीज है, यहाँ पे कम से कम खाना तो मिल रहा है, तुम खाना ले लो और रहो यहाँ पे। तो ये दिस बिकेम द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नेंस। मैं भी बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस करता था, अपने ही बहुत सारे कोलीग्स है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो भी मुझे काफी टाइम से मैं इसके अगेंस्ट था कि माइग्रेंट्स को क्यों नहीं वापस, उनको उतना ही हक है घर जाने का, और रैशनली भी वही सही है, बीमारी से लड़ने के लिए भी वही सही है, उनको जितना जल्दी अभी सोचिए, अभी जाने देंगे, ये वापस जाएंगे, उनको क्वारंटीन होगा, किस तरीके से होगा, कैसे होगा पता नहीं, बिना टेस्टिंग के जा रहे हैं, और अपने गांव जाएंगे। जो शहर में तो इनको जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ ही है, पर मुझे डर इस बात का है कि गांव में और होगा, गांव में और लोग ये, क्योंकि 1.5 महीने मुंबई से रहते आए, अहमदाबाद से रहते हुए आए हैं, तो वहां पे आएंगे और गलती से उसने खांस लिया तो गांव वाले बोलेंगे कि क्या बीमारी लेके आए हो तुम वहां से। और डर है लोगों में, बहुत ज्यादा डर है। मैसेजिंग मैं समझता हूँ कि किसी न किसी तरीके से हमने मैसेजिंग कंटिन्यूसली ही था, डोंट स्प्रेड। ये नहीं था कि इस बीमारी से अपने आप को बचाइए, ये नहीं था। मैसेज ये था कि फैलाइए मत, आप इसको फैलाइए मत। और मैसेजिंग कंटिन्यूसली यही था कि आप बाहर ना जाए क्योंकि आप फैला सकते हैं, आपको कोई इस तरीके का सिम्टम्स है तो आप अपने घर पे ही रहिए ताकि आप ना फैलाएं। फैलाने से ज्यादा जो है, क्योंकि कोई इंटेंशनल एक्ट नहीं है किसी का फैलाना, कोई जानबूझ के बीमारी करता नहीं है, ना किसी को देना वो करेगा। अभी सरकार जो यहाँ पर कोरोना वायरस से जब लड़ाई लड़ रही है, जंग लड़ रही है, जो भी सरकार का रवैया है, इसमें वो एक लेकर आ गए आरोग्य सेतु ऐप, कि सबको आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में रखना है जो भी बाहर जा रहे हैं। नोएडा में एकदम चालान वगैरह भी कटने लगा, उसका भी प्रावधान हो गया। ऐसे ही ये सरकार पहले आधार कार्ड को भी अनिवार्य कर चुकी है, और कुछ ऐसे बिल्स भी ला चुकी है जिसको लेकर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश भी रहा है कोरोना से ठीक पहले, सीए को लेकर। तो यहाँ पर भी कोरोना में भी सरकार क्या वो जो अपना डिक्टेटरशाही रवैया था वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रही है कि नहीं, आरोग्य सेतु ऐप तो इंस्टॉल करना ही होगा? नहीं, वो देखिए, ऐप एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए कोई किसी तरीके से एक ऐप का तो जरूरत था, पर अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है एग्जैक्टली वही चीज पे दोबारा आते हैं। सिंगापुर ने भी एक ऐप बनाया, उसमें यह था कि आपकी इंफॉर्मेशन आपके ही फोन में रहेगा, जैसे ही आप चाहेंगे कि जानना है, आपको इंफॉर्मेशन लेना है, या फिर आप जब पॉजिटिव डिटेक्ट होगा
तब जाके वो इन्फॉर्मेशन सर्वर पे जाएगा और आपके पास वो राइट है आप उसको डिलीट करने का भी। सिमिलर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का ऐप है। एक आइडियोलॉजी था कि हेल्प करने का रवैया से, मतलब किस तरीके से लोगों के हेल्प कर सकते हैं और उनकी राइट्स, जितने भी उनके फंडामेंटल राइट्स है, अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसको कैसे रेस्पेक्ट करते हुए एक ऐप कैसे बना सकते हैं, उस तरीके से उन्होंने ऐप बनाया। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लोग उस पर कई सारे सवाल पूछ रहे हैं, पर हमने जो बनाया सब कुछ एकदम ऐसे था कि कुछ क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा इन्फॉर्मेशन वैसे ही फेसबुक में है, तुम्हारा इन्फॉर्मेशन वैसे ही इंस्टाग्राम में है, वैसे हर जगह है, तो तुम इधर डालने में तुम्हें क्या वो होना चाहिए। लोग ये नहीं समझते हैं कि फेसबुक या कोई भी प्राइवेट कंपनी जो लेता है वो एक इंसान का चॉइस है, वो इसमें रह सकता है, कल इसको छोड़ सकता है। और अल्टीमेट बात यह है कि फेसबुक कभी तुमको जेल नहीं भेज सकता, क्योंकि कभी मान लो तुमने फेसबुक के खिलाफ कुछ बोल दिया तो ऐसा नहीं है कि फेसबुक आके इन्फॉर्मेशन यूज करके जेल भेज देगा या फिर पकड़ के वो करेगा। हमेशा सरकार के साथ ये समझना चाहिए, गवर्नमेंट इज द ओनली लेजिटिमेट एजेंसी विच कैन हैज अ मोनोपोली ओवर वायलेंस। मतलब जो वायलेंस यूज करने का लेजिटिमेसी कोई भी एक देश में होता है वो सिर्फ सरकार के पास होता है। इसलिए हमेशा हर एक राइट, हर एक कानून ये जनता के प्रोटेक्शन के लिए है, सरकार के एक्सेसेस के विरुद्ध में। ये नहीं है कि जनता को दबाने के लिए है। कानून, ये राइट्स, ये सब सरकार से प्रोटेक्शन के लिए है। तो वो आइडियोलॉजी जब तक नहीं रहता, और जैसे बात यह है कि आरोग्य सेतु ऐप का हमारी जो मोबाइल फोन स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है वो करीबन 20% अडल्ट पॉपुलेशन में होगा। 20% भी मेरे ख्याल से वन ऑफ द सर्वे से 17%, 17% का था, मतलब एक स्टडी पढ़ा था। तो बाकी 83% वैसे भी इससे बाहर है। और ये कहना, एक कमेंट मैंने सुना, उसमें एक कमेंट में ये था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के है वो कह रहे थे कि अगर हमें कोई मिला रास्ते में तो हम उनको बोलेंगे कि वापस घर जाके स्मार्टफोन लेके आओ। ऐसे कौन लोग हैं जिसके पास आज स्मार्टफोन नहीं है? हाँ। तो दिस इज द असम्पशन, अंडरलाइंग असम्पशन इज ऑफ समथिंग एल्स, जो कि रियलिटी से बहुत ज्यादा दूर है हर एक चीज पे, हर एक लड़ाई पे। और जो उनको रियलिटी दिखाता है इस देश का, वो सॉर्ट ऑफ दुश्मन हो जाता है, वो किसी तरीके से हमारे जंग को हराने में लगे हुए ऐसे वाले फीलिंग जेन्युइनली आने लग जाता है। तो दिस बिकम्स ए क्रेजी थिंग। आई डोंट नो, हमें मैसेजिंग में बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज से खत्म नहीं होने वाला है वायरस के साथ, हम बहुत लंबे टाइम तक रहने वाले हैं। बिल्कुल। एक आपने जो इससे पहले बात कही थी कि हम लोगों ने ऐसा कर दिया कि जैसे कोई क्रिमिनल है, इसलिए लोग शायद अब आगे जाके छिपाने भी लगे, जो आपने एक एग्जांपल देके भी समझाया। और सरकार, आप कहें कि प्रवासियों को जाने का अधिकार है वापस, लेकिन सिर्फ मजदूरों के साथ ये नहीं हुआ, ये छात्रों के साथ भी हुआ। कोटा में जो बिहार के छात्र फंसे हुए थे, सबसे पहले बिहार सरकार ने साफ तौर पे से मना कर दिया कि उन्हें नहीं लाया जाएगा, लेकिन ठीक इसी बीच एक विधायक की बेटी को स्पेशल परमिशन देके वापस कोटा से पटना लाया जाता है, बिहार लाया जाता है। तो क्या सिर्फ दोष इस बात का हो जाता है क्योंकि वो उस एलीट क्लास में नहीं जन्म लिए हैं? क्या ये पूरा क्लास डिफरेंस जो हमारा सदियों से चलता आ रहा है, ये कोरोना वायरस में भी हम लोगों के अंदर है और उसको हम लोग भूल के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? यस, आई थिंक मैं वही कह रहा था, वापस वसी पे आएंगे। ये पूरा चीज को जो है, हम एक नेशन का जो रियलिटी है उसको इग्नोर करते हुए चल रहा था, क्योंकि देश पता नहीं, हम लोग ग्लोबल लीडर बन चुके हैं, हम पता नहीं क्या हो चुके हैं। एक नया सरकार आया, मोदी जी की सरकार आया, तो सब कुछ एकदम इस तरीके से मोड में हम चल रहे थे, जिसको हम बिलीव भी कर रहे थे। बहुत सारे लोग जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो ट्विटर पे है, जो सोशल मीडिया में है, उन लोग बिलीव भी कर रहे थे इस बात को, जो सच्चाई से बहुत दूर था। और जैसे ही ये बाहर आ रहा है, कोटा से बच्चों को आने का राइट बिल्कुल है, और उनको अगर उनको लगता है कि अपने घर में रहने का है। देखिए, इस सब का जड़ क्या है? 4 घंटे में कोई लॉकडाउन अनाउंस नहीं करता। बाकी स्टेट्स, बाकी कंट्रीज को आप देख लीजिएगा, हर कंट्री ने टाइम दिया है अपनी जो सिटीजन्स है उनको लॉकडाउन के लिए प्रिपेयर करने के लिए, कि हाँ ठीक है, लंबे लॉकडाउन के लिए जा रहे हैं हम, तो आपको एक या 2 दिन आपको टाइम मिलेगा, जो चीज आपको करना है वो कर लीजिए। हमने क्या किया, हम अपने ही जो नागरिक है उनको बोला नहीं, पकड़ लिया, बस तुम लोग जहाँ पे वही रहो, तुम लोग अभी हिलोगे नहीं। इस तरीके का जो टेंडेंसी, और हम कर सकते हैं इस बात को, सबसे ज्यादा खतरनाक है, हम पूरी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत, पुलिसिंग ताकत, सब कुछ लॉकडाउन इन्फोर्स करने में लगे हुए हैं। अभी तक हमने कोविड का लड़ाई शुरू भी नहीं हुआ है। कोविड जब
मतलब जैसे लॉकडाउन खुलेगा, लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म होना मतलब कोविड खत्म होना, ऐसा नहीं है। पोस्ट लॉकडाउन इज नॉट पोस्ट कोविड। वो तो शुरुआत होगी एक डिजीज जब आएगा, और तब तक हम एग्जॉस्ट कर चुके होंगे एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के साथ इतना ट्रस्ट डेफिसिट कर रहे होंगे कि एक दूसरे को इस तरीके से देख रहे होंगे कि हाँ ठीक है। ये बीमारी हम शायद याद है कि लेप्रेसी होता था, कुष्ठ जो कहते हैं, और लेप्रेसी के दौरान किसी को लेप्रेसी होता था तो गांव से उसको निकाल दिया जाता था, मतलब गांव में नहीं रखते थे क्योंकि बाकी लोगों को भी हो सकता है, और एक अजीब तरीके से व्यवहार करते थे पूरी गांव में, इकोनॉमिकली, सोशली, सब तरीके से उसको आइसोलेट करते थे। हमने मैसेजिंग बड़ा के लेप्रेसी की तरह इसको मैसेजिंग पे नहीं लेके जा रहा है स्लोली। वेरस दूसरी तरीके से आप देखेंगे, बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स है, एक्यूरेट एग्जांपल्स नहीं है। दूसरी जैसे हम मानेंगे कि जैसे चिकन पॉक्स है, तो चिकन पॉक्स आता है तो भी हमें घर पे ही रहना होता है, बाहर नहीं निकल सकता है, और आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग का देखभाल करना होता है, और हमें सिखाया जाता है कि क्या क्या चीजें करना है ताकि, और सबसे एक हमने सोसाइटी ने ही एक कस्टम के तौर पर डेवलप किया था कि 14-15 दिन के बाद जब ये खत्म होता है तब वो नहाएंगे, और मतलब उनका नहाने के कस्टम होता है। उसके बाद सारे घर वालों को, बाहर वालों को पता होता है कि ठीक है, उसका चिकन पॉक्स ठीक हो गया, अभी हम लोग जो है उससे सोशली मिल सकता है। देखो वी हैव कम, उस एक डिजीज जो चिकन पॉक्स है वो भी मतलब इन्फेक्शियस है, उसको हम बहुत ढंग से डील करना आ गया। तो दो तरीके से डील कर सकते हैं, एक तो लेप्रेसी वाला मोड में, या एक चिकन पॉक्स वाला मोड में। किस मोड में हमें जाना है वो हमें, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, एंड बहुत केसेस जैसे बढ़ते जाएगा, वी हैव टू क्रिएट सो मच ऑफ अवेयरनेस कि इसको घर पे भी किस तरीके से होम क्वारंटीन घर पे कैसे किया जा सकता है, आइसोलेशन कैसे किया जा सकता है, और घर पे जो बेसिक ट्रीटमेंट्स जैसे चिकन पॉक्स के दौरान कैसे करते हैं वैसे कैसे कर सकते हैं घर पे ट्रीटमेंट्स, ये फैसिलिटीज इस दौरान डेवलप करना जरूरी था। हमने एक वॉलंटरी फोर्स तक नहीं क्रिएट किया। 40-45 दिन हो गया आज लॉकडाउन में, सरकार ने ये नहीं बताया कि 45 दिन का लॉकडाउन, जैसे हम पूरी देश की जनता को बोल दिया कि आप घर पे रहिए, सरकार को कुछ वक्त दीजिए। सरकार ने बेसिकली ये कहा, हमें कुछ वक्त दीजिए, आप लोग सब घर पे रहिए। अब वक्त के साथ सरकार क्या करने वाला है, जनता ये भी बताना पड़ेगा जनता को। हाँ ठीक है, आप 45 दिन दीजिए, 30 दिन दीजिए, और 30 दिन में सरकार जो है हर जिले में 20% का हमारी बेड बढ़ा देंगे, हॉस्पिटल बेड बढ़ा देंगे, या 15% हमारी, या फिर 100 वेंटिलेटर हर जिले में हम उसका उपलब्धि कराएंगे, 50 वेंटिलेटर का हम कराएंगे इस 30 दिन में, या हर एक डॉक्टर्स या हॉस्पिटल में CHC PHC हर एक जगह पे हम PPEs का वो करेंगे, या हम इस लेवल तक वॉलंटरी फोर्स क्रिएट करेंगे, चाहे वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए, वो अभी आगे आपको बहुत ज्यादा यूज, मतलब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए काम आने वाले हैं, और लोगों को चाहिए होगा, आप और मैं सब इसमें काम ले सकते हैं, हम फोन करके बोल सकते हैं कि आप किन लोगों से मिले, इसका भी एक साइंस है कि किस किस से लेना है, किस किस का इन्फॉर्मेशन को आपको लेना, ये सब हम लोग सब कर सकते हैं सरकार के साथ मिलकर, या एक असिस्टेड सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए एक वॉलंटरी आप बना सकते हैं, जिसमें आप और मैं फोन करके 100 लोगों को पूछ सकते हैं कि आपका फीवर आज है क्या, आपका खांसी आज कैसे है। तो ये एक वेबिनार के थ्रू ही सही 100 लोगों को सिखा दे तो 100 वॉलंटियर बन जाएगा जो डेली फोन करके ये चीजें पूछ सकते हैं, क्योंकि हमें प्रिपेयर होना है आगे इसको बढ़ाने, उसके लिए इसको हम सप्रेस करके बंद नहीं कर सकते, खत्म नहीं हो सकता। तो ये मुझे लगता है कि ये पीरियड हमने एक ना टारगेट सेट किया, ना हमने उसके कहाँ पे लॉकडाउन सक्सेसफुल है बोलने से पहले बताना होगा कि लॉकडाउन का गोल क्या था, क्योंकि ये नहीं था कि सप्रेस करना, सप्रेस तो जब लीड खुलेगा तो वैसे ही, जैसे कोई प्रेशर कुकर के ऊपर वो बंधा हुआ है, जैसे खुलेगा तो वैसे प्रेशर तो बाहर आएगा ही आएगा, तो जैसे अभी बाहर आना भी शुरू हो गया है। तो पर इस दौरान हम उसको डील करने के लिए कितना प्रिपेयर हुआ, ये बात थी, और ये हमें नहीं बता रहे कि लॉकडाउन की गोल क्या था, और लॉकडाउन को दौरान सरकार ने वो गोल्स का 50% पहुंचा, ठीक है, 20% बढ़ाना था, हमने 10% बढ़ा दिया, ठीक है, हमें अच्छा लगता, ठीक है, 10% बढ़ाया तो ठीक, इट इज गुड, यू हैव रीच्ड 50% ऑफ द गोल, सो वी ऑल्सो फील कि हमारी सैक्रिफाइसेस का ठीक है कुछ फायदा हुआ। अभी एक दिन आके बताएंगे हमने इतना कर लिया, उससे नहीं होगा, आपको पहले बताना होगा कि आपका टारगेट क्या था, टारगेट के बाद आपको बताना होगा कि हमने यहाँ आप जैसा बता रहे कि सरकार ये नहीं बता रही कि क्या गोल्स अचीव हुआ, सरकार एक चीज और नहीं बता पा रही है, उस पे आपसे बात करना चाहेंगे, जो है पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड में जो लगातार प्रधानमंत्री ने आके कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उसमें दान दें, देश को जरूरत है, और लोगों ने इसमें दान भी दिया, लेकिन जब ये नहीं बताया जा रहा है कि उसमें उसकी ऑडिटिंग जो है वो किस तरीके से होगी,
उसके स्वतंत्र ऑडिटर्स करेंगे, सीएजी नहीं करेगी। तो क्या लोगों को ये जानने का अधिकार नहीं है कि, और आरटीआई के दायरे में भी इसे नहीं रखा जा रहा है कि उनके पैसे कहाँ जा रहे हैं, उनके पैसे किस तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं? क्या जनता को ये जानने का अधिकार नहीं हो जाता है? बिल्कुल है, जानने का अधिकार है। और मुझे ये भी अभी क्लैरिटी नहीं है कि उन्होंने पीएम केयर्स करके अलग से फंड क्यों बनाया। अगर ये था कि सरकार सीएसआर नहीं एक्सेप्ट कर सकते पीएसयू से, ये सब था, तो वो तो एक छोटी सी माइनर पार्ट थी। वो तो वैसे मतलब पीएमएनआरएफ का भी गाइडलाइंस में उसको चेंज करके कर सकते थे। उसके लिए अलग से कोई वो बनाने की जरूरत नहीं थी। मतलब देखिए, छोटी सी एक मैटर को सोल्व करने के लिए आपने बहुत बड़ी एक चीज कर दी। जैसे कश्मीर में भी मैं समझता हूँ वैसे ही लोग कह रहे थे कि रिजर्वेशन वहां पे नहीं था, जो दलितों के साथ, या फिर विमेन रिजर्वेशन नहीं था। ये चीज को उनको सॉल्व करना था। इसकी 370 उसमें काम आएगा। अगर आप 370 हटा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जाके, तो आपके पास तो ऑलरेडी पावर्स थे ही कि आप विमेन रिजर्वेशन और जो दलित रिजर्वेशन वहां पे करने का, उसको 370 हटाने की जरूरत ही नहीं थी। यू कुड हैव एज वेल ब्रॉट अ स्मॉल थिंग। सो व्हाट कुड हैव बीन एन ईजियर थिंग टू डू? उसके जगह पे कुछ बड़ा ग्रैंड कुछ और ही करके कर रहे हैं, और उसका एक्चुअली हमें मकसद भी नहीं पता, उसका मतलब भी नहीं पता क्यों है। और अभी तक उसका डिटेल्स भी बाहर नहीं है। आरटीआई के थ्रू भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे कि कितना लोगों को उसको कितना लोगों ने दिया, कौन कौन दिया, क्या है। और मैं समझता भी नहीं हूँ कि तुरंत उसका खर्चा भी होने वाला है। वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि दे विल डिले, अभी नहीं करेंगे, काफी टाइम के बाद। जब देखिए, एक चीज समझना है, मतलब मेरी समझ है, गलत भी हो सकता है, वो है कि ये सरकार नॉर्मल, जैसे एक इकोनॉमिक बॉयंसी होता है ना, कि इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, तो आपको भी नौकरी मिल जाता है, मुझे भी नौकरी मिलता है, सबको नौकरी मिलता है, हमें अच्छे से रहने, हमारी ओवरऑल लाइफ इंप्रूव होने लग जाता है। जैसे मैं अपनी बात कहूँ कि मेरा दादा जो है दिहाड़ी मतलब उस पे थे, और पापा सरकार में क्लर्क थे, और मैं एक इंजीनियर बना, और एमएनसी में काम किया, फिर आईएएस बना, और इतना तक था कि हाँ ठीक है, मैं उसको भी छोड़ सकता हूँ। तो इस दौरान देखिए किस लेवल तक बढ़ा। पर मैं कभी भी इसका क्रेडिट किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपने आप को दूंगा। मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, मैंने मेहनत किया है और उसके लिए मैं हूँ। पर वैसे देखा जाए तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ था इस देश में, एक अपॉर्चुनिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ था, उसके लिए हम लोग सब लड़के आगे बढ़ सकते थे। पर उसका डायरेक्ट बेनिफिट कभी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं होता है। पॉलिटिकल पार्टीज को बेनिफिट तब होता है कि अगर मैं वही एक पिक्चर करके आपके घर में आपकी नौकरी गई, ठीक है, पर आपके घर में एक सिलेंडर आया, तो आपको लगेगा नौकरी जो गए हैं वो आपकी गलती है, मेरी गलती है कि ठीक है, मैंने पढ़ाई नहीं किया होगा, मैंने ये नहीं किया होगा, मैंने वो नहीं किया होगा, मैंने इंजीनियरिंग सिविल से किया, मैकेनिकल से करना था, या फिर बीई करना था, या पॉलिटेक्निक करना, कुछ भी अपने आप को ही हम कोसते रहेंगे, और हम ये बोलेंगे कि हमारी कारण गलती से नौकरी गई। पर जो सिलेंडर आया, गैस का सिलेंडर फ्री में आया, वो हमें लगेगा हाँ सरकार ने फ्री दिया है। जो सरकार का काम था एक्चुअली हमें अपॉर्चुनिटी दिलाना, जिसके थ्रू हम आगे बढ़ सकता था, उसके जगह पे हमें एक सिलेंडर दिया। और मैं समझता हूँ ये थोड़े टाइम के बाद हर एक घर में एक फोटो के साथ आपको कुछ मिलेगा, जिससे ये पीएम केयर्स के थ्रू आपको याद दिलाने के लिए ठीक है, ये गवर्नमेंट आपके लिए कुछ कर रहे हैं, और ये है आपको जो मिल रहा है। और उसके कारण हमें लगेगा ठीक है, सरकार देखिए हमारे लिए क्या कर रहा है, हमारी नौकरी गई, हमारी बहुत चीजें गई, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब हमारी गलती है, पर हमें जो मिला है वो सरकार ने दिया है। बट आई होप एंड जो बार बार इस सरकार की जो पॉलिसी फेलियर्स थे, मैं कई सारे स्पीचेस में भी इसको एग्जांपल यही देता था कि इनका जो एग्जांपल है, वो जो ना गाड़ी के पीछे भागने वाला जो कुत्ते का जो एग्जांपल है, एक्चुअली बार बार उसी थॉट प्रोसेस में आते हैं। वो डिसीजन एक ले लेते हैं, और उसके बाद वहां तक पहुंचने के बाद उनको करना क्या है उसका क्लैरिटी नहीं होता। डिसीजन लेने के लिए हमने बंद कर दिया, उसके बाद क्या, आगे क्या, ठीक है 21 दिन के लिए बंद कर दिया, 21 दिन में क्या, 21 दिन के बाद क्या, उसके बाद 2 हफ्ते के लिए और किया, उसके बाद क्या, आज क्या। मतलब यू हैव टू थिंक। ऐसे सरकार ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते कि ठीक है आज मैंने कुछ कर लिया, उसके बाद जो भी हो जाएगा देखी जाएगी करके। तो ये एक पॉलिसी फेलियर्स जो कंटिन्यूअसली सरकार की फेलियर्स को हम भूलने भी दे रहे थे जनता को, ये भी नहीं होना चाहिए। वी हैव टू कंटिन्यूअसली रिमाइंड। एंड कल का जो इंसिडेंट है उस पे तो मैं समझता हूँ कि पूरे समाज अपने आप को कभी माफी नहीं करना चाहिए। हर साल हमें एक दिन याद रखना चाहिए कि हमने अपने मजदूरों को उनके अपने गांव जाने से रोका, और अपने मतलब खुद पैर से हजारों किलोमीटर चल के जाने में उनको मजबूर किया, और उसके बाद रेलवे ट्रैक से जा रहे थे और उनको ट्रेन में कुचल दिया। ये चीज हमारी दिमाग से कभी निकलना नहीं चाहिए।
जिस तरीके से हमने अपने ही जनता के साथ व्यवहार किया, हमारी जनता है, हमारे मतलब नागरिक है जिनके साथ हमने ये व्यवहार किया है, तो ये चीज जो कहीं शायद कल तो मैं बहुत ज्यादा अपसेट था, तो पता नहीं। एक सवाल जो जनता के तरफ से आ रहा है हम लोगों के पास लगातार, उसमें से एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे जो अभी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हमारे जो साथी हैं कबीर, वो आपसे ये सवाल पूछेंगे। जी, जी, sir. Sir, the context of going to this question asked by Munir was something that we've been trying to answer as a group. एक संगठन की तरह हम लोग भी समझना चाह रहे हैं कि कैसे आगे चलकर अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार को थोड़ी ज़्यादा छूट देती है कि भाई आप अपने हिसाब से अपने राज्य को धीरे-धीरे खोलो, अपने नागरिकों को अपने हिसाब से ट्रीट करो। समथिंग सिमिलर जो हम लोग यहाँ अमेरिका में देख रहे हैं, जहाँ राज्य सरकारों ने अपनी टेस्टिंग पूरी करके अपने राज्य को अंदर खोल दिया है, पर बाहर से आना नहीं शुरू किया है। ऐसे अलग-अलग मॉडल्स के बारे में जनता को खास करके someone as learned as you, there was a need for them to kind of explore what other options we could have explored if needed. So sir, आपके क्या राय होंगे इसके बारे में? मैं यार इसके बारे में काफी टाइम से लिख रहा हूँ, और यही लिख रहा हूँ क्योंकि हमारी जो देश मतलब ऐसे छोटी सी एक यूरोपियन कंट्री जैसा नहीं है, एक यूरोपियन यूनियन जैसा है। और केरला में जिस तरीके से पीक हुआ वो फरवरी में पीक हुआ, और अभी तो बहुत ज्यादा नीचे के उसमें है। और महाराष्ट्र, गुजरात में अभी पीक हो रहा है, और अभी देखेंगे बिहार वगैरह में अभी पीक शुरू नहीं हुआ है। जिस तरीके से उसका टेस्टिंग और उसका बाहर बढ़ेगा तो वो आगे होपफुली नहीं दिखेगा, पर जिस तरीके से है लग रहा है कि दिखेगा। तो अलग अलग स्टेज जो है, अलग अलग स्टेजेस ऑफ द डिसीज पे है, एक ही लेवल पे नहीं है। और एक बार आपने जब इंटरस्टेट ट्रैवल बैन किया, अगर ऑल्टरनेट सोल्यूशन वुड हैव बीन, लॉकडाउन से पहले आपने बोल दिया कि जिसको घर जाना है आप घर जाइए, घर जाने के बाद आपने इंटरस्टेट ट्रैवल, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इंटरस्टेट ट्रैवल आपने बैन किया, ठीक है, एक दो स्टेट से दूसरी स्टेट आप नहीं जा सकते। उसके बाद आप स्टेट्स को फ्रीडम और वो दिया कि आप अपने तरीके से उसको डील करिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो रिसर्च इनपुट्स है, आपको जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, उसकी हमेशा प्रोविजन दिए जाएगी। इसके एक और रीजन ये है, हमने एक पॉलिसी अपनाया पूरा देश के लिए, और मान लीजिए हमारी पॉलिसी गलत निकला तो पूरे देश के लोग, ठीक है, मतलब वी हैव पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, मतलब एक ही इस पे किया है। और हमारी इतनी डाइवर्स है, जो इवन क्लाइमेटिक कंडीशंस भी इतनी डाइवर्स है, नॉर्थ ईस्ट की कंप्लीट अलग है, नॉर्थर्न कंट्रीज का अलग है, सदर्न कंट्रीज का अलग है, इतनी डाइवर्स चीजें हैं। और हमने एक ही पॉलिसी डिसीजन के थ्रू कर रहा था। मैं इनफैक्ट एक मेरा ट्विटर थ्रेड है इसी पे, उस पर मैं लिख रहा था कि आप एक बार जब डिसाइड किया कि लोकलाइज कर लिया आप उसका इम्पैक्ट, एक मान लीजिए एक जिले में ही होगा, ठीक है, आप जिले में वहाँ के जो डीएम है उनको कुछ नया टारगेट ट्राई करना है तो उनको करने देने चाहिए, ताकि हमें उससे सीख मिलेगा, क्योंकि हम अभी भी उतना ही ब्लाइंड है जितना हमने शुरू किया था इस डिजीज के बारे में। तो वो, और अभी इकोनॉमिक पैकेज पे मैं एक्चुअली थ्रेड लिखने वाला था, फिर कल मैंने इंसिडेंट के कारण लिखा नहीं। वो फिस्कल स्टिमुलस अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सोच रहा है कि फिस्कल स्टिमुलस आएगा, वो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुंबई में अभी फिस्कल स्टिमुलस का टाइम है ही नहीं, अहमदाबाद में फिस्कल स्टिमुलस का टाइम है ही नहीं, केरला में हो सकता है फिस्कल स्टिमुलस का टाइम हो, नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है फिस्कल स्टिमुलस का टाइम हो, मतलब अलग अलग जगह पे है। तो आप ये कर सकते हैं, दो कॉन्ट्रडिक्टरी चीज नहीं कर सकते। एक तरफ आप डिमांड जनरेट करने के लिए आप स्टिमुलस पैकेज अनाउंस करोगे, और दूसरी तरफ आप बोलोगे नहीं कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि आपकी बीमारी फैल जाएगा। ये दोनों एक साथ नहीं जा सकते, क्योंकि दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिसीज है, और एक ही सरकार दोनों एक साथ नहीं कर सकते। तो इसीलिए, और दैट विल इफेक्टिवली लूज बोथ, हम वो भी स्टिमुलस का भी काम नहीं आएगा और इसका भी नहीं आएगा। और हमें आज भी क्लैरिटी नहीं है कि हम क्या सप्रेस एंड लिफ्ट साइकिल में जाने वाले हैं, आगे फिर से हमें लॉकडाउन में जाने की जरूरत पड़ेगी, या इसी लॉकडाउन को और कंटिन्यू करने वाले हैं, या हम ठीक है अभी हमने जो भी कैपेसिटी डेवलप किया कर लिया, अब इसको खोलने वाले हैं, जो होना है होने दे, देखते हैं, इस मोड में जाने वाले हैं। कि तीन तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अगर तीनों तरीके से देखेंगे तो अलग अलग लेवल तरीके का रिस्पॉन्स होना चाहिए, बिकॉज एक बार हमने अनाउंस किया, फिर से दोबारा लॉकडाउन में चले गए, वापस इसी जगह पे इश्यूज होंगे। पर इतना ही होगा कि हमने बहुत सारे करोड़ों पैसा खर्च करके हम वापस इसी सिचुएशन में आएंगे, और हमारी जो कैपेसिटी है डील करने की और कम हो गया। मेरा लॉकडाउन से एक और
ईद था, जिस तरीके से जो हार्शेस्ट लॉकडाउन हम कह रहे हैं कि पूरा दुनिया कह रहे हैं कि इंडिया सबसे टफेस्ट लॉकडाउन में गया है, उसके कारण दो चीजें हुई है। एक है कि जो समाज की जो रेजिलियंस कैपेसिटी है, समाज की रेजिलियंस कैपेसिटी यानी जो डेली का जो काम करके लोग पैसा कमाता है, अपना खाना कमा के खाते हैं, उनकी जो कैपेसिटी टू डील विद द डिजीज या साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, न्यूट्रिशनल, है ना, हर तरीके से इकोनॉमिकल, हर तरीके का जो उनकी रेसिलियंस कैपेसिटी वो अपने हर एक दिन ड्रेन किया। आप देखेंगे लोग जो डेली यहाँ से चल के जो बिहार आएंगे, बंगाल जाएंगे, उड़ीसा जाएंगे, मुंबई से, उनकी वहां आते आते इस लेवल तक उनकी इम्यूनिटी खत्म हो गई होगी, छोटी सी फीवर भी काफी होगी कि उनके लिए कुछ बड़ी वो बनने के लिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड से लोग मर रहे हैं, कोविड की हार्ट के कारण और भी डेथ्स होंगे, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड बट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू दी कोविड। बहुत सारे और भी इस तरीके से होगा। तो एक था कि सोसाइटी का जो रेजिलियंस कैपेसिटी है उसको आप बहुत ज्यादा स्टाइफल कर रहे हैं, और दूसरा जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है वो भी एग्जॉस्ट कर रहे हैं। अब देखे होंगे एक इंसिडेंट, नोएडा का डीएम ने कहा है कि हम नहीं कर सकते, हो गया, हम थक गए, छोड़ दो, मतलब हमको हम ना जो करना है करो, छुट्टी पे जा रहा हूँ। वो इसलिए नहीं है कि वो कोई गंदा गलत हो, एक लिमिट के बाद आप कंटिन्यूअस प्रेशर झेलना मतलब हर एक इंसान के लिए मुश्किल होता है। और कई सारे जो पुलिस की जो हर बर्बरता इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है होता है, और पुलिस की बर्बरता भी आप देखते हैं ना, वो भी इसलिए है। हर दिन सोचिए, उनको पता है कि बाहर डिसीज है, उनके पास ऐसे कोई इक्विपमेंट्स नहीं है। आप वो मास्क पहन के, कपड़े के मास्क ही पहनते हैं उन लोग भी जो बाहर निकलते हैं, ऐसा थोड़ा नहीं कि कोई N95 मास्क पहन के चल रहे हैं, वो नॉर्मल एक वो पहन के चल रहे हैं। और लोग जब दिखते हैं कि हाँ ये बाहर निकले हैं, पीटो। अब मेक एन एग्जाम्पल, बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट वे सबको समझाने के लिए। ये एक को पीट दो तो 100 लोग बाहर निकलने से डर जाएगा। वो नहीं समझ रहा है कि वो बाहर तब भी निकलेगा क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं है, वो मतलब इसीलिए निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई डिजीज ये है ना फैलाना चाहते हैं, वो और कोई मतलब वो नहीं है, इसलिए वो निकल रहे हैं। तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उन लोग, वो भी एक जब टायर्ड होता है ना, घर पे आके बच्चे को कब पीटते हैं, जब बहुत ज्यादा टायर्ड होके आते हैं और घर पे रहते हैं, तो हमें लगता है कि कोई बदतमीजी करेगा, कौन उससे प्यार से बात करने में मन करता है, उसको 2 थप्पड़ लगेगा, बोलेगा घर पे बैठो, गलत है। पर क्यों है ये भी समझना है, क्योंकि थका हुआ है और हम कंटिन्यूअसली एडमिनिस्ट्रेशन को थका रहे हैं। और कोविड अभी हमने डील करना शुरू कर रहे हैं, वी आर येट टू स्टार्ट टू डील विद कोविड। Our cases are only increasing now, which is 3,000, 3,300, 3,500। और आप देखेंगे हमारी जो टेस्टिंग रेट है, अभी 84,000 था 2-3 दिन पहले, अभी 80,000 हो गया, कम हो गया जो टेस्टिंग पर डे कर रहे थे। अभी तक 10 लाख टाइप टेस्टिंग होना चाहिए था, हम वो नहीं कर रहे। और दूसरी बात, वो कंटिन्यूअस 4.2 4.3% पे है। हम टेस्टिंग 2000 कर रहे थे तब भी 4% पे हमारे केस आ रहे थे, 2000 कर रहे थे तो उस दिन हमें 50 केस मिल रहा था, और अभी हम 80,000 कर रहे हैं तब हमें 32,000 केस मिल रहे हैं या 34,000 केस मिल रहे हैं। तो वो जितना टेस्टिंग स्केल हो रहा है उतना ही हमारी जो वो आ रहे हैं। दो चीजें हो सकती है, या फिर हमारी स्प्रेड बहुत ज्यादा कम है या शुरू पिकअप होने वाले हैं, या दूसरी बात की हमारी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कैपेसिटी है वो दैट्स नॉट वेरी गुड। और हमें जिनको जिस तरीके से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होना चाहिए उसमें इनएफिशिएंसी से दोनों चीजें हो सकती है। बट दिस इज नॉट अ वेरी वेरी गुड पिक्चर। अगर 2000 में भी 50 केस मिलता है और 80,000 में भी 32,000 केस मिलता है, तो ये चीज बढ़ते मतलब सॉरी एवरीडे 3200 केस मिलता है, तो एवरीडे ये बढ़ता ही जाएगा, 1 लाख करेगा, 10 लाख करेगा, तो ये बढ़ता ही जाएगा। देन देयर इज नो पॉइंट। एंड ऑलरेडी हॉस्पिटल्स आर गेटिंग ओवरवेल्म्ड, उनकी कैपेसिटी से बाहर निकल रहे हैं। तो जो होम बेस्ड कैपेसिटी है उसको डेवलप करने की जरूरत है। आज भी मैं आपसे भी मतलब जितने भी लोग आज टॉक पे है, हमें भी इस चीज पे बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और किस तरीके से अगर घर पे किसी को हुआ है तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखना चाहिए, किस किस तरीके से अस्पताल में कैपेसिटी नहीं है तो किस किस तरीके से हम किसी को टेक केयर कर सकता है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमें सीखने की जरूरत है। ऐसे पॉपुलेशन हमें सीखना होगा, ऐसे जनता हमें सीखना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अब हम लोग अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारी बातचीत का दूसरा सेक्शन था कि क्या कोरोना वायरस की आड़ में कोरोना वायरस से लड़ने के बजाय सरकार एक्टिविस्टों से लड़ रही है। जैसा कि हम लोगों ने हाल के दिनों में देखा, यूएपीए एक्ट लगाया गया कई छात्रों के ऊपर। तो क्या ये माना जाए कि उस वक्त सरकार कार्रवाई नहीं कर पाई जब एंटी एनआरसी और सीए प्रोटेस्ट चल रहे थे, लेकिन अब जब वो जानते हैं कि किसी भी तरह के प्रोटेस्ट नहीं हो सकते हैं लॉकडाउन के बीच में, तो क्या वो उसका फायदा उठाकर लोगों को ये ला रही है?
आपका वॉइस कट हो रहा है, पर आई थिंक आई कोई बात नहीं सर, मैं यू कैन टेक द क्वेश्चन। या ओके। या तो इस दौरान मेरे खिलाफ भी 2 एफआईआर हो चुका है। दो एक, यार। हाँ, तो एक राजकोट जी में उन्होंने किया है। मैंने ये लिखा था कि किसी डॉक्टर, रायपुर में डॉक्टर्स की जो है एक दिन का तनख्वाह काट दिया था एम्स ने, और पीएम केयर्स में डालने के लिए, और उनको बोला है कि मतलब ये इस तरीके का डायरेक्शन आया था। तो मैंने उस पर ट्वीट किया था कि प्राइम मिनिस्टर को कि आई एम अशेम्ड दैट इज डॉक्टर्स को जब सोलिडारिटी दिखाने की बात है तब हम ये कर रहे हैं करके। तो राजकोट में एक पता नहीं रिलीजन को मैंने इंसल्ट किया करके कुछ एफआईआर किया, कॉग्निजेबल नॉन जी बेलेबल। और एक जो था कि इस दौरान आया था कि मुझे वापस आईएएस, 8 महीने पहले मैंने रिजाइन कर चुके हैं, तो पर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उसको, अभी भी ऐसे रखा हुआ है। और इस दौरान आया है कि आप वापस ज्वाइन करें करके। तो उसमें मैंने अच्छा कहा था कि वॉलंटियर के तौर पे कहीं भी काम करने के लिए तैयार हूँ, आज भी रेडी हूँ, कर भी रहा हूँ, और आपके काम करने के लिए रेडी है। और आप जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसे में कई सारे लोगों से बात करता हूँ, हम लोग कई स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट्स भी बनाते हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स भी बनाते हैं इस दौरान। तो मैं उसके लिए तैयार हूँ एज अ वॉलंटियर, पर आईएएस रिजॉइन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अब समझ में आ गया कि बाहर से लड़ना इसकी जरूरत है, बातें रखने की जरूरत है और खुल के बातें कहने की जरूरत है। तो और मुझे ये भी लग रहा था कि वो सिर्फ हरास करने के लिए है, जो वापस बुला रहा है वो तो बेसिकली विंडिक्टिव है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर जी ये भी गलत होगा कि हमारे लिए सोचना कि सिर्फ यही सरकार विंडिक्टिव होता है, ऐसा नहीं है, हर सरकार विंडिक्टिव होता है। ये तो बहुत ज्यादा ही है, मतलब ये इस पर्सनल लेवल तक जाता है, मतलब बहुत ज्यादा। और जब तक आपको कंट्रोल नहीं करते तब तक वो कंटिन्यू करता रहता है। और उसी का साथ आप देखेंगे कि जो यूएपीए सेक्शंस लगा, यूएपीए सेक्शंस लगेगा उसका डाउट था, पर ये तो क्लियर था जब हम लोग मूवमेंट भी चला रहे थे या बातें कर रहे थे, तो कि एफआईआर तो फाइल होगी, ये तो क्लियर था। ऐसा नहीं है कि एफआईआर नहीं फाइल होगी या फिर सरकार कुछ भी छोड़ देगा। वो तो वो सोचना भी मतलब मुझे लगता है कि गलत होगा। जो हो रहा है गलत है। हाँ देखिए बिल्कुल। इसमें एक चीज सोचना है, यूएपीए वगैरह टेररिस्ट के खिलाफ मतलब करने वाली एक्ट है, ठीक है। हम अपने नागरिक जो एक डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट में पार्ट हुए हैं, उनके खिलाफ टेररिस्ट के जिस तरीके का जो करते हैं ना, उसको लगाया है। अभी कन्हैया का जो सेडिशन की केस मान लीजिए, सेडिशन मतलब देशद्रोह, देशद्रोह। कल हो सकता है कि वो हमारी पार्लियामेंटेरियन बन जाए, कल हो सकता है मिनिस्टर बन जाए, हो सकता है कुछ भी बन जाए, सीएम बन जाए, कुछ भी बन जाए, और उसके ऊपर हमने देशद्रोह का केस डाला हुआ है कि मतलब भारत के खिलाफ जाके किया। उमर खालिद के खिलाफ टेररिस्ट मतलब यूएपीए का जो सेशंस लगाए हुए हैं, जो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट के पार्ट थे। तो ये सरकार को सोचना चाहिए। नॉर्मल सेक्शन से मैं समझ सकता हूँ, एफआईआर का आईपीसी लगाना समझ सकते हैं, पर जब कल आप एक्चुअली एक टेररिस्ट को पकड़ेंगे ना, तब इस सेक्शन लगाएंगे तभी किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई सोचेंगे भी नहीं कि ये क्या है, क्योंकि आपने डाइल्यूट कर दिया सेडिशन को, यूएपीए को। एक सरकार के खिलाफ बोलने को आपने टेररिस्ट एक्टिविटी या सरकार के खिलाफ बोलने को आपने सेडिशन, देशद्रोह तरीके की चीजें बता दिया आपने जनता को, तो कल यू हैव डाइल्यूटेड द होल सेक्शन, द होल थिंग। और इस तरीके से चीजें इमरजेंसी के दौरान होता था, जैसे ऐसा नहीं था उस दौरान भी मिसा जो होते थे, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट करके एक चीज होता था। और जितने भी लोग आज देखेंगे ना, जो लीडर्स थे, जितने भी आज के लीडर्स है, सबके सब उस दौरान मिसा के अंदर जेल गए हुए हैं। उनको किसी न किसी तरीके से इंदिरा गांधी ने जेल में डाला हुआ था। और ये जब गवर्नमेंट बैकफुट पे होता है तो एक्सट्रीम मेजर्स यूज करता है, बेसिकली पुलिस को बोलता है कि ऐसे सेक्शंस लगाओ कि बाहर ही ना निकले, कम से कम कोर्ट ना बेल ही ना मिले उसको, ऐसे सेक्शंस लगाओ। तो पुलिस भी ढूंढते हैं कि इस तरीके से ढूंढते हैं, और उस तरीके का जो पोजीशन, उस तरीके का वो चीज लेके आते हैं वो। पर उससे ज्यादा मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि सफूरा या किसी का भी जो हिम्मत है वो जेल भेजने से तोड़ सकता है, किसी का भी नहीं तोड़ सकते। हम जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो लोग खुल के आप बाहर निकल के बात कर रहे थे, वो पूरा कन्विक्शन के साथ बात कर रहे थे और कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार थे। पर इस दौरान एक बहुत गलत चीज कर रहे हैं, वो है कैरेक्टर असैसिनेशन, जो अरेस्ट एक पार्ट है। बिल्कुल उसी पे। जिस तरीके का जो पर्सनल विलिफिकेशन कर रहे हैं किसी का भी, अपने बहन के साथ, किसी के भी साथ आप जिस तरीके से कर रहे हैं,
और सोचिए मतलब उससे हमें बचना है, हम उसमें एक दूसरे के साथ सोलिडारिटी दिखाना है कि देखिए जो मर्जी सरकार को करने दीजिए, हम जानते हैं एक दूसरे को, हम जानते हैं कि हम किस बात के लिए खड़े थे और हम जानते हैं किस बात के लिए हम लड़ रहे थे, ठीक है। तो इस बात पे और सरकार सबके पीछे आएगा, मैं बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो अपनी जितनी भी ताकत है वो लगाएंगे, ताकि उनको पता है बेस्ट वे टू किल अ पर्सन इज टू किल हिज कैरेक्टर, उसकी कैरेक्टर या उसके रेपुटेशन को खत्म कर दो, बात तो लड़ने का कुछ बचेगा ही नहीं। तो इस बात को हमें समझना है, इस बात को हमें फाइट भी करना है। वो बाकी जो लीगल लड़ाई है, मैं तो खैर कहीं कोर्ट भी नहीं मूव किया, मैं यही सोच के चल रहा हूँ कि अरेस्ट कर रहे हैं तो करो, जो करना है करो, क्योंकि कोई बेकार के वो उस लड़की को जब अगर सफूरा को बेल नहीं मिल सकते तो मुझे किस बात के लिए बेल मिलेगी, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको बेल नहीं मिल सकते तो किस बात के लिए किसी और को मिलेगी। तो वी आर गोइंग थ्रू सम, पर अच्छी बात है कि सब सामने आ रहा है। पर एक और चीज हमें ध्यान रखना है इस दौरान, किसी भी तरीके से नफरत को और बढ़ाने वाली चीजें हम किसी भी तरफ से नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज एक फेज है, इस फेज को हम लड़ेंगे और कल हमें वापस एक साथ होके इस देश में एक दूसरे मतलब भाई बहन होके हमें इस देश में रहना है। और इस लेवल तक हम एक दूसरे के खिलाफ नफरत बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि क्योंकि हमें लगेगा कि हम सिर्फ काउंटर कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं उसके खिलाफ हम काउंटर कर रहे हैं, पर काउंटर हम उसी लेवल पे करते रहेंगे तो डिविजन बढ़ता ही जाएगा और कहीं ना कहीं जाके फिर एक ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा जहां पे कुछ ना कुछ होगा। उससे ज्यादा जरूरी है एक समझना कि हाँ ठीक है, उनके मन में ये चीजें हैं और बहुत सारे लोग एक्चुअली बिलीव करते हैं कि यहाँ पे कोई गजवाए हिंद हो रहा है, यहाँ पे कुछ इस ऑनेस्टली बिलीव करता है। मुझसे मैसेज कई सारे ट्विटर पे मैसेज करता है कि सर आपको नहीं लगता कि आप क्यों उनके साथ दे रहे हो, जिस तरीके से ये जो इस्लाम के वो करने वाले हैं, जिस तरीके का मैसेजिंग गया है जनता को, बहुत सारे लोगों को मन से ही लगने लग गया है कि यहाँ पे कोई थ्रेट है और जितना ज्यादा वो थ्रेट फील होता है उतना ज्यादा हेट्रेड नफरत होता है। उनको लगता है कि नहीं और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें लड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है करके। इसीलिए मैसेजिंग जितना ज्यादा प्यार का एक साथ होके करने का हो सकता है वो करना चाहिए, पर फाइट हमेशा जो पावर में है उनके साथ लड़िए, जो उनकी फॉलोअर्स है ना उससे मत लड़िए। जो फॉलोअर्स है वो भी उतना ही विक्टिम है, क्योंकि नफरत के जो फैलाता भी है पर वो खुद भी विक्टिम है उस नफरत की आइडियोलॉजी का। तो हमें, मुझे लगता है कि हमें साथ लेके चलना चाहिए। आप जो बात कह रहे हैं कि नफरत की बात हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, तो जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में भी बताया था कि पूरी दुनिया जब कोरोना का इलाज खोज रही है, वैक्सीन खोज रही है, हम लोगों ने कोरोना का धर्म खोजा है। इसके लिए इतिहास हम लोगों को हमेशा याद रखेगा। तो इसमें क्या हम लोगों के दिमाग में नफरत इतनी भर दी गई है, और इसमें सिर्फ सरकार का दोष नहीं है, हमारा भी उतना ही दोष है। तो इस नफरत को किस तरीके से बदला जा सकता है कि हाँ, कोरोना का वैक्सीन खोजिए, ना कि उसका धर्म। और इसमें मीडिया ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया है। उन्होंने कोरोना जिहाद और इस तरीके से काफी ज्यादा चीजें चलाई। तो इस पे पूरे में किस तरीके से हम लोग बदलाव ला सकते हैं, ना कि सिर्फ इशू पे हम लोग करें, बदलाव क्या हो सकता है? देखिए मेरा एक दोस्त है, वो काफी मतलब राइट विंग आइडियोलॉजी है, एक फेसबुक पे पेज चलाता है और करीबन 2 लाख शायद उसका फॉलोअर्स है और प्रॉपर हाईली राइट विंग एक्सट्रीम। और मेरा ही पेज पे आके ट्विटर पे या कहीं पे आके लिखता है कि तुम इस्लामो समथिंग समथिंग हो, तुम्हें तो मार देना चाहिए, ये है वो है, इस तरीके का लिखता है। और मैं कहीं दिल्ली जाता हूँ तो शायद उसके घर पे रहता हूँ, अभी ये लिखने के बाद भी वही फोन करता है, उसके घर पे जाता हूँ और मैं उससे पूछता हूँ कि भाई तुम ऐसे मतलब कैसे लिख सकते हो, तुम ये बात कैसे लिख सकते हो, तुम घर आने के लिए भी बोलते हो और तुम ट्विटर पे मेरे खिलाफ इसके लिए भी लिखते हो, तो मतलब खत्म करने के लिए भी लिखते हो, ये दोनों चीज कैसे हो सकता है। तो वो मुझे ये कह रहा था कि, और उसने पेज दिखाया अपना, उसमें तो नफरत के अलावा कुछ नहीं है, कंटिन्यूअस नफरत। तो मैं बोले तुम इसमें बिलीव करते हो? बोलते नहीं। तो फिर लिखते क्यों है, तुम्हें आइडिया है कि ये हो क्या रहा है? तो वो उसने सिंपल सवाल पूछता है कि तुम सेक्रेड गेम्स क्यों देखते हो? तो मैंने बोला अच्छा, मतलब सही है, अच्छा है। नहीं, तुम इसलिए देखते हो क्योंकि उसमें गाली है, उसमें सेक्स है, उसमें वायलेंस है, ठीक है, उसमें जो जो चीजें तुमको चाहिए वो है। और मैं जो ये पेज चला रहा हूँ, मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं कोई पेज न्यूज नहीं चला रहा हूँ, मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। और मेरे जो लोग यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, उनको कंटेंट चाहिए, मैं उनको कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ।
इसमें मुझे लाइक मिलता है। मैं तुम्हारे ट्विटर पे आके बोलूंगा, कोई सेंसिबल बातें कहूंगा तो कोई कौन पूछने वाला है मुझसे? एक तो पहले सेंसिबल बात सुनने के लिए समझना कि जरूरी है, मुद्दे को समझना है, बहुत मेहनत है। मतलब मैं कई बार बताता हूँ, लोकतंत्र बहुत मेहनत, मतलब इतना बड़ा बोझ है ना नागरिक के ऊपर लोकतंत्र। मतलब लोगों को मुद्दे को समझना है, सरकार से सवाल पूछना है, जरूरत होने पे बाहर निकल पे सरकार से लड़ना है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलना है, अपने ही मुद्दों को किसी और को नेगेटिव मतलब नहीं ठहराना है। इतनी सारी चीजें हैं डेमोक्रेसी में। और आप देखेंगे एक अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत आसान है। एक डिक्टेटर आता है, वह अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर आता है, इतना बोलता है कि मेरे पे भरोसा रखो, तुम लोग सिर्फ ब्लाइंडली मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं सब कुछ देख लूंगा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है फालतू की, ये सही है गलत है, ये इकोनॉमिक, ये सब मत करो ना, मैं हूं, मैं सही करूँ। तो जितने भी लोग हैं ये बोलेंगे आपको, उनको सामने के सामने उनके डिसीजन गलत भी दिखेगा तो भी ये कहेंगे नहीं नहीं, ऐसे थोड़े नहीं कि वहां पे जो बैठे हैं उनके पास दिमाग नहीं है, वो तो सोचेंगे ना, वो तो सोच समझ के ही कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ और रीजन होगा जो तुम और मैं नहीं जानता इसके कारण। मतलब उस लेवल तक भी अगर वो चला गया कि हाँ गलत है, उसके बाद भी दे फाइंड समथिंग, सम ऑफ देयर ओन रीजन, because they don't want to exercise their brain. because daily का रोजमर्रा जिंदगी इतना डिफिकल्ट है, अब डेमोक्रेसी जैसे चीज के लिए कैसे? तो वी टुक अ प्रोजेक्ट, मतलब इंडिया जो डेमोक्रेटिक एज अ डेमोक्रेसी एक एनोमली है, क्योंकि हमारी जो फैमिली स्ट्रक्चर है, आप देखेंगे घर में कोई पापा से सवाल नहीं पूछ सकते, जो बोला है सुनो, सही है तो सुनो, चुपचाप रहो, ज्यादा ये वो मत करो। गांव में है तो बूढ़े ने, मतलब गांव बूढ़ा जो भी है उन्होंने बोल दिया, गांव के जो उन्होंने बोल दिया, तो सवाल मत पूछो, चुपचाप रहो। तो हमारी जो सोशल स्ट्रक्चर है वो हाईली लीनिंग टुवर्ड्स अथॉरिटेरियन है, क्वेश्चनिंग एटीट्यूड का नहीं है बहुत ही। और हमारी जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो बहुत ही डिफरेंट है, उसमें आप तुरंत इंसान से एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार से, जो घर पे अपने पापा से सवाल नहीं पूछते उससे एक्सपेक्ट करता है कि प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछे। ठीक है, तो ये हमारी कॉन्ट्रडिक्शंस है जो गलत दिखता है। तो और इसीलिए ही हमारे लिए बहुत बड़ी जीत थी कि हमने अभी तक डेमोक्रेसी को आगे चला के ले आया। जो साउथ एशियन कंट्रीज में कहीं भी देखोगे आप, क्यों इसको चेंज करके डिक्टेटरशिप में कहीं जगह गया, क्योंकि हमारी सोशल स्ट्रक्चर का भी एक उसका रीजन है। दिस वाज समथिंग। और इस मेहनत को करने के लिए, जैसे आप अभी बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन जरूरी है। कॉन्वर्सेशन सिर्फ एक तरीके से लोग जो सोचते हैं आपस में कॉन्वर्सेशन की जरूरी नहीं है, जिनसे आप बिल्कुल डिसएग्री करते हैं ना, उनसे बात करना जरूरी है, उनसे बात करना जरूरी है। वो आपको गाली दे कोई फर्क नहीं पड़ता, गाली दे, आपको मुल्ला बुला दे, जिहादी, मुझे तो कितना कुछ बुलाया। मतलब सबसे पहले आधा मतलब जो रिजिग्नेशन के बाद आधा हफ्ता तो इसी बात पे था, तुम्हारा असली नाम क्या है? मैंने बोला कन्नन। तो बोलता नहीं नहीं, असली नाम बताओ, कुछ तो मुस्लिम नेम होगा तुम्हारा, क्योंकि जिस बात इतना यकीन था। और तुम्हारा कश्मीर के साथ क्या लिंक है? तो तुम्हारी बीवी तो कश्मीरी होगी या बीवी तो मुसलमान होगी, कुछ तो होगी। मतलब एक फेलो सिटीजन के साथ आपको कंसर्न है, तो आप कुछ और आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं और जेन्युइनली ढूंढ रहे हैं। आपने इस लेवल तक ढूंढने की कोशिश किया, कुछ ना कुछ तो होगा जिसके कारण ये किसी और के भलाई के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अच्छाई का आदत नहीं रहा हमें, है ही नहीं। हमें कुछ ना कुछ उसके पीछे ढूंढना ही है, जिसके कारण हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये हो रहा है। तो मैं उस क्यों आ रहा हूँ इस बात पे, जो उसने कहा ना कि मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, जो आपकी न्यूज एजेंसीज भी है वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और अभी वो कंटेंट क्रिएशन की कंपटीशन है। ऐसा नहीं है कि वो स्पेस बहुत खुला है। अब जी न्यूज को फाइट करना है न्यूज 18 के साथ और रिपब्लिक भारत के साथ, ठीक है, और एक ही स्पेस है जो एकदम चीख चिल्ला के खत्म करो, सबको खत्म मारो, ये जिहाद है, ये इसी स्पेस में 5 या 6 न्यूज चैनल्स ऑपरेट कर रहा है और आपस में कंपटीशन कर रहा है। और जितना ज्यादा एक्सट्रीमिज्म में जाएंगे उतना ज्यादा ही उनका टीआरपी या ये चीजें बढ़ेगी। जब तक इस पे कॉस्ट नहीं आएगी, और मैं मानता हूं कि अगर हेट स्पीच होती है तो उस पर तो क्रिमिनल कार्रवाई होना जरूरी है, हेट स्पीच है तो, और पुलिस को डिसीजन लेने की, क्योंकि इसकी इम्प्लीकेशंस जनरेशनल है, बहुत ज्यादा जनरेशनल है। क्योंकि कल एक पुलिस वाला भी निकल के आएगा, वो यही जी न्यूज देख के ही पुलिस वाला बनता है। तो जी न्यूज देखते हुए जब वो पुलिस वाला बनता है तो उसमें जितना प्रेजुडिस है वो प्रेजुडिस के साथ पुलिस वाला बनता है, और उसके बाद वो आपकी उसके एक्शन में दिखेगा, वो दिखेगा तो उसका रिटेलिएशन सामने की तरफ से दिखेगा। हमने एक बहुत लंबी उसमें गए हैं जो पर एक ही चीज है, एक चीज तो था कि आवाज उठाना जरूरी है, चुप नहीं रहना है, आवाज तो उठाना ही है, चाहे कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो। दूसरी बात है कॉन्वर्सेशन जरूरी है, बातचीत करने जरूरी है। किसी को हम कन्विंस नहीं कर सकते, किसी को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, किसी से हम किसी को हम आर्ग्यूमेंट करके जीत नहीं सकते,
पर बातें होती रहनी जरूरी है, क्योंकि कम से कम ये तो लगे कि हाँ ये हमारे जैसे ही है, हम लोग सब एक ही है इसी भारत के। भारत अगर आगे जाते हैं तो हम भी आगे जाएंगे, भारत नीचे जाएंगे पीछे जाएंगे तो हम सब पीछे जाएंगे। वी शेयर अ कॉमन फ्यूचर, हमारी जो फ्यूचर है वो कॉमन है, अलग अलग नहीं है फ्यूचर इस देश की, सबकी सारे सिटीजन की फ्यूचर कॉमन है, और इसमें एक ही स्टेक है, सबकी साथ लेके, सबको साथ लेके चलना होगा। ये समझदारी मुझे लगता है कि धीरे धीरे एक दूसरे से बात करके ही आएगी, और कोई ऑप्शन नहीं, कोई आसान सोल्यूशन नहीं है मेरे पास। जो आपने सवाल पूछा है एक प्रोसेस है, और होपफुली हम पहुंचेंगे जहाँ पे पहुंचना है। जब नफरत इतने साल में बोया गया है तो उसको मिटाने। Looks like we lost Amir sir, so I'll come in of his space. I think he was trying to go after that. काफी समय लग गया है, and it's been slow. The way people have gone after the thought process, हमारे जनता के सोच के तरफ एक systematic way में उसको बदलने की कोशिश हुई है। और अगला सवाल आमिर वहां से उठाएंगे। एक आखिरी सवाल जो है वो जनता का सवाल है इसमें, क्योंकि बहुत सारे सवालों पे हम लोगों ने पहले ही बातचीत कर ली है। एक सवाल अरात्रिका का सवाल है कि सर, यू कुड हैव फॉट द बैटल बेटर बीइंग इन द सेम पोजीशन। मतलब अगर आप रह जाते हैं, जो हमारी हिंदी ऑडियंस है उनके लिए बता देते हैं जी कि अंदर सिस्टम के अंदर रहते हुए लड़ सकते थे, बाहर आके कितना हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समझना चाहिए कि मैं एक इंजीनियर था मोटरोला या फ्री स्केल सेमीकंडक्टर्स में, VLSI का काम करता था उस टाइम। एक झुग्गी में हम बच्चों को पढ़ाते थे, नोएडा में सेक्टर 16 में एक झुग्गी था, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाता था और स्कूल डेली जाके पढ़ाते थे। और वहाँ पे फिर अट्टा मार्केट करके नोएडा में है, वहाँ पे भी हमने जाके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उस दौरान मैं और मेरी वाइफ थे अट्टा मार्केट वाले उसमें। तो उन्होंने कहा कि यार हम जितना अपनी नौकरी कर रहे हैं उसके बाद सैटरडे संडे और सब बाकी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और ये बच्चे आज भीख मांगने के लिए नोएडा आते हैं, अगले हफ्ते गाजियाबाद जाते हैं, अगले हफ्ते कहीं वो फरीदाबाद जाते हैं। इससे बेहतर है कि हमें सिस्टम के अंदर जाना चाहिए। तो ये कह के उन्होंने एक्चुअली सिविल सर्विस का कोचिंग शुरू किया, मतलब कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया। और मैं तो तभी मतलब हमारी लव मैरिज थी और तभी हमारी शादी हुई थी, और मुझे लगा कि ये तो कोचिंग चले गए, मैं तो अभी करूंगा क्या, और मैं साथ में गया बस ज्वाइन करने के लिए। उनकी डिसीजन थी कि सिस्टम के अंदर जाकर लड़ना चाहिए, और गया साथ में। और जैसे मैं कई जगह कहता हूँ कि मतलब बहुत सीरियसली मैंने पढ़ाई को ले लिया और सर्विस के अंदर आया, और जितना टाइम रहा 7 साल रहा इस दौरान। 7 साल में जहां पे भी था उतना ज्यादा कोशिश किया जहां पे भी हो सकता था। जी। पर आज जैसे आप देख रहे हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का कानून किसने लाया होगा, बनाया किसने होगा? 370 अब्रोगेशन के बाद जिस तरीके से जो डायरेक्शंस थे वो कर कौन रहा है? सारे मेरे जैसे ही ऑफिसर्स है, या कोई गलत लोग नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है, सब अच्छे इंसान है। एक पॉलिटिकल डायरेक्शन आता है और हमें पॉलिटिकल डायरेक्शन को हमें लगता है कि सही है, ठीक है, और या फिर दो चीजें लग सकते हैं, एक फिर लग सकता है कि सही है, और दूसरा हमें लग सकता है कि हाँ और कोई मतलब ऑप्शन नहीं है, ये सब लड़ने वड़ने में कोई मतलब नहीं है, जितना हमारे से हो सकता है करो छोटा मोटा, बाकी जो सरकार कह रहे हैं उसको करो जितना हो सकता है, हम कर रहे हैं। ये कानून भी कोई ऑफिसर ने ही लिख के भेजा है, नीचे से गया है। एनआरसी भी अगर आता तो हर एक जिले की डीएम ही करते एनआरसी भी, ठीक है। और आज अगर माइग्रेंट वर्कर को बोल रहे हैं कि आप घर नहीं जा सकते, या फिर कोई पुलिस लाठीचार्ज करके उनको वापस अपने घर में भेज रहा है, तो वो भी सिस्टम के अंदर ही है। आज में मुझे लग रहा था कि मैं अंदर होता तो शायद मैं भी यही करता कि नहीं, माइग्रेंट्स को वापस नहीं जाना चाहिए, उनको अपने घर भेज दो, क्योंकि मुझे फोर्स करना होता वो डायरेक्शंस, ठीक। आपका सिविल सर्विस सर्वेंट में दो चीजें हैं, एक तो आपको कुछ करने का मौका मिलता है, कुछ एग्जीक्यूट करने का आपको पावर्स मिलता है, और एक है कि आपको कुछ पॉलिसी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने का मौका मिलता है, दोनों चीज होती है। और एग्जीक्यूट करने का पावर तो शायद होता, पर जो पॉलिसी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने का पावर जो है ना, वो बहुत ज्यादा खट चुके हैं। अभी कुछ बचा नहीं है कि एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग ब्यूरोक्रेसी को इन्फ्लुएंस पॉलिसी लेवल पे कर सकते हैं। मतलब ये टिकर तो हटा सकते हैं कि तो सो माय पॉइंट बीइंग दैट
So I felt the limitations while being in the system, और जो चीजें खुल के बोल के लड़ना चाहिए। और सबसे ज्यादा खतरनाक मुझे एक चीज में लगा है कि जब एक समाज, मुझे वही चीज खतरनाक लगी कि एक लोकतंत्र खत्म तब नहीं होता जब कोई डिक्टेटर आता है, कोई तानाशाह आता है, तब नहीं खत्म होता लोकतंत्र। लोकतंत्र तब खत्म होता है जब वहां की जनता सवाल उठाने से डरता है, या वहां की जनता सवाल पूछने से पीछे हटता है, या जब सवाल पूछने आलस हो जाते हैं ना, जनता के आलस के कारण एक लोकतंत्र खत्म होता है। तो मुझे उस दौरान ये लगा कि सवाल पूछने से हम पीछे हट रहे हैं। हमें लग रहा है कि सवाल पूछने पे हमारे ऊपर अगर देशद्रोही बुलाएंगे कोई तो हमें चुप रहना चाहिए, या हमें कोई जिहादी बुला लेंगे तो हमें चुप रहना चाहिए, या चाहे राइस बैक कन्वर्ट, अगर क्रिश्चियन है तो राइस बैक कन्वर्ट बुलाएंगे, या नक्सली बुलाएंगे, कुछ भी हो, सबको एक नाम है। जो सरकार से सवाल पूछता है उन सबको एक नाम दे दिया है, और उनको एक नाम देने से उनको चुप कराया जा सकता है। इसलिए नाम देते हैं ताकि उनको डिस्क्रेडिट किया जाए और उनको साइलेंस किया जाए, और तुरंत वो उस बात को सोच के अगर हम चुप बैठने लग जाएंगे तो वो खतरनाक है। तो इसीलिए मुझे लगा बाहर निकल के आवाज उठाना जरूरी है, चाहे कुछ भी बुलाए, आप क्या चीज नहीं बुलाए, मुझे भी बुलाए, बुलाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भगोड़े बुलाते, मतलब देशद्रोही बुलाते हैं, कुछ भी बुलाते हैं, जो मुझे पता है कि मैं इस देश से कितना प्यार करता हूँ और इस देश के लिए मैं क्या करने के लिए तैयार हूँ, वही चीज कर रहा हूँ। आज मुझे लगता है कि इस देश में सरकार से सवाल पूछने से ज्यादा और कोई देश प्रेम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा बड़ी कोई आपकी पैट्रियोटिज्म हो ही नहीं सकता। आपको कुछ गलत दिखे और सरकार से सवाल पूछने से अगर पीछे हटते हैं और चुप रहने का आप डिसाइड करते हैं, तभी मैं समझता हूँ कि तब आप देशद्रोही बनते हो, क्योंकि तब अपनी बारे में आप सोच रहे हो, देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं। देश के बारे में सोच रहे होते तो आप सरकार से सवाल पूछने से पीछे नहीं हटते। जिन लोग कंट्री फर्स्ट या नेशन फर्स्ट वगैरह लिखते हैं, इफेक्टिवली उन लोग ये कहना चाहते हैं कि इट इज पार्टी फर्स्ट एंड गवर्नमेंट फर्स्ट, है ना, कि सरकार पहले है और हमारी पार्टी पहले, देश, और क्योंकि देश इस पार्टी और सरकार से पहले भी थे, और ये पार्टी और सरकार खत्म होगी तो भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि आज तो कम से कम हमें ये समझना चाहिए कि पार्टी और सरकार से ऊपर उठ के देश के लिए सरकार से सवाल पूछना जरूरी है, वही लोकतंत्र है, वो करते रहना चाहिए। और अगर सीए के दौरान, एनआरसी के दौरान मैं समझता हूँ कि जितना लोगों से बात करके मेरा पर्सनल जो सेटिस्फेक्शन हुआ है, जिस तरीके से लोगों को कम से कम इंस्पायर किया है, लोग मुझे कह रहे थे कि किसी ने लिखा कि आपने प्रोटेस्ट को इंसाइट किया, तो मैं उस पर रिप्लाई कर रहा था कि मैं प्रोटेस्ट को इंसाइट नहीं किया, आई इंस्पायर्ड प्रोटेस्ट, आई डिड नॉट इंसाइट प्रोटेस्ट, आई इंस्पायर्ड प्रोटेस्ट, एंड इट इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी टू प्रोटेस्ट एंड फॉर दिस फंडामेंटल राइट, हमारी अधिकार है उस चीज का, जो सरकार गलत करते हैं तो उस पर सवाल उठाने का। और एक चीज, हमारा दोस्त शायद यूएस से है, तो मैं एक चीज और बात करके खत्म करना चाहता हूँ। अभी हम नफरत इम्पोर्ट कर रहे हैं दोस्त, जो बाहर के, जो हमारे एनआरआईस हैं, जो बाहर है, जिस देश में जितना एक दूसरे से नफरत है उससे कई गुना ज्यादा मुझे लगता है कि एनआरआईस के बीच में, मतलब एनआरआईस से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम अकाउंट्स ट्विटर में, फेसबुक में जितने भी देखेंगे वो सब बाहर बैठे हुए लोग बाहर से, हाँ, जो एनआरआईस है, और जिस तरीके से वो नफरत फैला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो बाहर बैठे हुए हैं उनको भी पहल उठाना चाहिए कि सबको रीच आउट करने के लिए कि दोस्त, हम पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकता है, हमारा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकता है, पर अल्टीमेटली हम सब इंडियंस हैं। वी हैव टू फाइट दिस टुगेदर एज अ कंट्री, वी हैव टू लिव टुगेदर एज अ कंट्री, वी हैव टू see our future, it's a common। इस टाइप का नफरत मत फैलाओ कि हम एक दूसरे को ही दुश्मन समझने लग जाए। हम एक दूसरे को दुश्मन नहीं समझते, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेड हेट्रेड भी इसके साथ है, हमने पहले हेट्रेड एक्सपोर्ट किया और बाद में अभी वापस आ रहा है, इम्पोर्टेड हेट्रेड भी इज गोइंग टू बी लॉन्ग ड्रॉन थिंग फॉर अस, एंड आई होप वी विल स्ट्राइव टुगेदर, कॉन्वर्सेशंस करते रहेंगे, चाहे कोरोना हो, कोविड के बाद हो, और जितना हमसे हो सकता है हम एक दूसरे को हेल्प करते रहेंगे। सरकार के साथ अगर जितने भी तरीके से हो सकता है वो देंगे, और हम समझते हैं कि सरकार को भी एक ट्रस्ट डेफिसिट को तुरंत हटाना चाहिए, चाहे वो सीए के रिलेटेड हो, एनआरसी के रिलेटेड हो, एनपीआर के रिलेटेड हो। अगर एक सिंपल स्टेप सरकार कह दे कि हाँ सीए को हम शेल्फ कर रहे हैं, एनआरसी एनपीआर के बारे में नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे, तो यही चीज एक बहुत बड़ी ट्रस्ट डेफिसिट जो सरकार के प्रति है उसको वापस ब्रिज करने में काम आएगा। और आपको लगेगा हम लोग साथ मिलके, सब लोग मिलके ना, जो है एक अभी ट्रस्ट डेफिसिट के कारण बहुत ज्यादा चीजें, दिक्कतें जो आ रहे हैं वो भी आपको
कम दिखने लग जाएगा। तो इतना कहते हुए मैं अपने बात को खत्म करना चाहता हूँ और आपको बहुत धन्यवाद जी। प्लेटफॉर्म देने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया। और ये बात एकदम सही है कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद फिर आवारा हो जाती है। और जो भी लोग इस लाइव को देख रहे थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमारी टीम इस लाइव में नहीं दिखाई दे रही है लेकिन वो लाइव उनके बिना पॉसिबल नहीं था। सना, सृजन, अरात्रिका, वाहिद, खालिद, विजया, अनुकृति, अरात्रिका, सभी का धन्यवाद। आप सुन रहे थे कन्नन गोपीनाथन जी को। मैं आमिर सीनियर मेंबर कबीर के साथ। नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया सर।